हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन सी टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कस करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना है दो चीजों ने। सपोज कर लो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी, ठीक है। अगर ये दोनों कंबाइन करके ए बी बना दे तो ये क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। हमने क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में, हमने लिया एक बीकर और इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो घरों में वाइट वॉश कराने के लिए पाउडर नहीं मिलता बोरियों में, जिसको हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। तो ये क्विक लाइम जो है ना, वो यहाँ पर हमने एक बीकर में डाल दिया। देखो, किसी ने अगर वाइट वॉश करानी हो ना, उसको उसको पहले पानी में भिगोना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर भी क्या करना है? धीरे धीरे से पानी डालना है। होगा क्या? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जो है ना, वो बीकर में ले लो। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब क्या होगा? जैसे ही पानी हम डालेंगे, इसके अंदर बुलबुले से उठने शुरू हो जाएंगे। बड़ा विगरसली जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। बनाता है क्या है? स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हीट जो है ना वो रिलीज होती है। आप इस बीकर को हाथ लगा के देखोगे ना, आपको ये बीकर बड़ा गर्म सा फील होगा। हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है यहाँ पे। इस रिएक्शन के लिए अगर हमने इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? देखो, हमने डाला कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर हमने ऐड ऑन किया वाटर। जैसे ही वाटर ऐड किया, विगरस रिएक्शन हुई। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। साथ में हीट जो है वो रिलीज हुई। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है इस रिएक्शन की। इनके साथ आप फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ऐड ऑन कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ स्मॉल एस, वाटर के साथ स्मॉल एल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक कोस का सिंबल ऐड ऑन कर लो। तो आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब ये जो यहाँ पर स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है ना, इसी को ही हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। तो दीवारों के ऊपर पुताई किसकी होगी? इसकी होगी, स्लेक्ड लाइम की। So a solution of slaked lime is used for whitewashing wall. तो पहले जब व्हाइट वॉश करते हैं गिला गिला सा होता है, धीरे धीरे क्या होगा? वो सूखेगा। साथ में क्या होगा? देखो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करेगा। थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये इक्वेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। और पानी रिलीज हो गया। ये पानी जो है ना वो इवेपोरेट होता जाएगा। जैसे जैसे ये इवेपोरेट होता जाएगा, जो व्हाइट वॉश है उसकी फिनिश जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और एग्जांपल्स लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और कौन सी एग्जांपल्स हो सकती है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पानी बनाता है। तो ये क्या हो गई? दोनों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे पानी डाला है, हीट प्रोड्यूस हुई है ना। तो ये जो हीट रिलीज हुई है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ एनी नेचुरल गैस, या जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें भी हीट जो है वो रिलीज होती है। इवन जब हम कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो जो वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन होता है उसमें भी हीट रिलीज होती है। तो ये सारी तो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऑन द कॉन्ट्ररी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये जो है ना रिएक्शन, ये हमने डिटेल में आगे डिस्कस करनी है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में भी। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सपोज कर लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी। अगर ये ए एंड बी इसमें अलग अलग से डीकम्पोज हो गया तो क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है डी ई और ये डी एंड ई में
डिकम्पोज हो गया, तो ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, और इनका जो है ना कलर आप नोट कर लो। कौन सा कलर होता है फेरस सल्फेट का, इसके क्रिस्टल्स जो है ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। थोड़े से 2 ग्राम जो है हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिए, और उसके बाद क्या किया, हीट बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ स्पिरिट लैम्प एंड देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब यहाँ पर देखो, जब भी हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं जिसमें हम किसी टेस्ट ट्यूब को किसी बर्नर के ऊपर हीट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है ना, ये अपनी तरफ नहीं कर लेना, ना ही इसका जो माउथ है अपने साथ अगर कोई साथी खड़ा तो उसकी तरफ करना, कि कोई छींटे उड़े यहाँ से तो हमारे मुंह पे ना गिरे, समझ गए ना। तो इसका जो है ना मुंह वो थोड़ा सा हट के रखना, साइड पे रखना, आगे की तरफ। अब हमने जैसे ही यहाँ पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल करके हीट करना शुरू किया, यहाँ से एक गैस सीन इवॉल्व आउट होनी शुरू हो जाएगी। जब हम इसको स्मेल करेंगे तो हमें स्मेल आएगी जैसे कि बर्निंग मैच स्टिक्स होती है, उस जैसी स्मेल जो है ना वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें हुआ क्या है, देखो, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस टू रेड ब्राउन, दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें क्या हो गया, फेरस सल्फेट जो है उसका ग्रीन कलर रेड ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, डिकम्पोज कर गया। ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यही जो है ना हमें एक पंजेंट सी स्मेल देते हैं, जैसे कि बर्निंग मैच स्टिक्स की स्मेल होती है। तो इक्वेशन क्या हो गई फिर अब इस रिएक्शन की, ये इक्वेशन हो गई, फेरस सल्फेट हीट के साथ डिकम्पोज करेगा, बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस बनेंगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की ना आगे कई टाइप्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फैक्टर ये डीकम्पोजिशन करवा रहा है। एक होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या है कि डीकम्पोजिशन के लिए हीट चाहिए, थर्मल, थर्मल मीन्स हीट। तो अगर हीट के कारण डीकम्पोजिशन हो रही है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। सो व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, दिस इज द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। अब यहाँ पर देखो, ये हमने लिया लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का केमिकल नेम जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। इसको हमने किया हीट, तो ये डिकम्पोज हो गया किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट हुई। ये जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, इसको हम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, मेकिंग पोर्सलेन एंड ग्लास में, या फिर शुगर को या चीनी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन की भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसके अंदर लेड नाइट्रेट जो है उसका पाउडर डाला, और ये पेयर ऑफ टोंग्स के साथ पकड़ के इसको बर्नर के ऊपर हीट करना शुरू किया। अब जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं और ये हीट अप होता है, हम देखते हैं कि यहाँ से एक ब्राउन से कलर की जो है ना गैस वो इवॉल्व आउट होनी शुरू हो जाती है। ये जो ब्राउन कलर की गैस यहाँ से इवॉल्व आउट हो रही है, ये क्या है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, lead nitrate decomposes into lead oxide, oxygen and nitrogen dioxide. Emission of brown fumes of nitrogen dioxide is observed. So यहाँ पर जो हमें ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअली किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी, क्या है, लेड नाइट्रेट हमने लिया सॉलिड फॉर्म में, टेस्ट ट्यूब में डाला, हीट किया। अब देखो, हीट क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, इसीलिए हीट जो है ना हम यहाँ पर एरो के ऊपर लिख रहे हैं, या हम डेल्टा का सिंबल भी डाल सकते हैं। अब जब ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके कि हमें ब्राउन फ्यूम्स नजर आएंगे, साथ में ऑक्सीजन गैस जो है ये भी इवॉल्व आउट होगी। तो हुआ क्या, लेड नाइट्रेट ने 3 चीजों में डीकम्पोज कर लिया, ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हीट के कारण किया है तो इसी को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं।
एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या है, होनी डीकम्पोजिशन है, लेकिन इसके लिए हीट की बजाय इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो जरूरी होती है। हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, एक हमने प्लास्टिक का मग ले लिया, इसके नीचे जो है ना हमने छोटे छोटे से 2 होल्स करके इलेक्ट्रोड्स 2 लगा दी। ठीक है, ये ग्रेफाइट रोड वाली जो है ये हो गई एनोड, और इधर हमने लगा दी है कैथोड। और ये जो होल्स है इनको हमने रबर स्टॉपर के साथ करना है सील, और इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने 2 टेस्ट ट्यूब जो है ना वो बिल्कुल पानी से फुल भर के यहाँ पर इन्वर्ट करके सील कर देंगे। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब हो गई फिल्ड विद वाटर। ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनको हमने एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखो, ये 6 वोल्ट बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो पास ऑन करती है सर्किट से। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करती है, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो डिकम्पोज करना शुरू करता है। ये देखो, पानी जो है इलेक्ट्रिक करंट के साथ डिकम्पोज करेगा तो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो एक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और एक में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। पहले ये टेस्ट ट्यूब्स पूरी पानी से भरी हुई थी, अब पानी का लेवल जो है ना नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर बबल्स जो है ना वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये बबल्स यहाँ पर ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ये जो गैसेज हैं इनको हम बाद में चेक भी कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब है ना, इसको जलाओ तो ये बड़ी एक पॉपिंग साउंड के साथ जलेगी, तो इससे वेरीफाई होता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में है ऑक्सीजन, तो ये खुद तो नहीं जलती लेकिन ये कंबस्टन में हेल्प करती है। आप इसके पास कोई मैच स्टिक लेकर जाओगे तो ये कंबस्टन को सपोर्ट करेगी, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि गैसेस कौन सी बन रही हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रही हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन की टाइप होती है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। जैसे नाम से पता लगता है, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, यानी कि अगर लाइट से डीकम्पोजिशन हो तो वो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन है। हम इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करना है, हम लेते हैं 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, और इसका नोट करते हैं कलर। कलर कौन सा होता है सिल्वर क्लोराइड का, व्हाइट कलर होता है। अब इस चाइना डिश को हमने सनलाइट में रख देना है, धूप पड़ने दो, फिर दोबारा से इसका कलर जो है ना देखो, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो व्हाइट कलर था ना वो ग्रे में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि सिल्वर का कलर आना शुरू हो गया। तो ये सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर कैसे बन गया, रिएक्शन ये हुई है, सिल्वर क्लोराइड ने डीकम्पोज करके क्या बना दिया, सिल्वर एंड क्लोरीन। तो ये सिल्वर का ही ग्रे कलर जो है ना वो यहाँ पर अब हमें दिखना शुरू हो गया। सनलाइट की प्रेजेंस में क्योंकि हुई है डीकम्पोजिशन, इसलिए इसको क्या कह देंगे, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कह देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड हो तो वो भी सनलाइट में डीकम्पोज करके सिल्वर और ब्रोमीन बना देगा। ये जो रिएक्शंस है इनको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है उसमें भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिएक्शंस की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, सपोज कर लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी और एक है सी, एंड सपोज कि ये जो सी है ये ए को डिस्प्लेस कर दे, तो इसकी जगह ये ले लेगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी बी, और ए जो है वो अलग हो जाएगा। सो सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए हमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स ऊपर पड़े हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं रिएक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है। इस सीरीज में जो भी एलिमेंट ऊपर पड़ा है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि सोडियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है इस सीरीज में अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैग्नीशियम तो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन आयरन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली ही ये डिसाइड होता है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस एलिमेंट ने किसको डिस्प्लेस करना है। अगर हमने एग्जांपल्स लेनी हो तो ये एग्जांपल्स ले सकते हैं कि आयरन जो है अगर इसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।
जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह से अगर हम लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आयरन, जिंक और लेड ये तीनों जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। These are more reactive than copper. So they displace copper from its compound. हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम एक आयरन का नील लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं। इसको हम मार्क करते हैं टेस्ट ट्यूब ए। ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है इसका कलर कौन सा होता है? इसका कलर होता है ब्लू। अब हमने क्या करना है अभी, इस आयरन नेल को एक थ्रेड के साथ बांध के ऐसे जो है ना इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर लटका देना। यानी कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है ताकि रिएक्शन हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है कि नेल को भी निकाल लेना है और ये जो टेस्ट ट्यूब है अब इसको दोबारा से ऑब्जर्व करना है कि इसका कौन सा कलर है। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर थोड़ा सा कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया, लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला था इसका रंग कौन सा था? ब्लू था। अब कलर चेंज हो गया, हल्का हल्का इसमें जो है ना लाइट ग्रीनिश कलर आना शुरू हो गया। ये जो लाइट ग्रीनिश कलर है ये किसका है? ये है फेरस सल्फेट का। तो रिएक्शन क्या हुई है कि जैसे हमने आयरन नेल यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पर इसकी जगह ले ली। क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या हो गई? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होनी है लेकिन डबल होनी है। कैसे होनी है? सपोज कर लो हमारे पास दो केमिकल्स हैं ए बी एंड सी डी। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो तो कैसे होगी कि सी जो है ना वो ए को डिस्प्लेस कर दे, ए सी को कर दे। क्या बन जाएगा? सी बी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। आपस में होगी ना डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गई? ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल लेनी हो तो हम ये ले सकते हैं। हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, एक ले लिया सोडियम सल्फेट, दूसरा कौन सा ले लिया? दूसरा हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? इसने इसको डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, इसने इसको कर देना। क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? यहाँ पर ये जो बेरियम है ये यहाँ पर सल्फेट के साथ आके लग गया। ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया बेरियम सल्फेट। ये जो सोडियम है ये कहाँ लग गया? क्लोराइड के साथ आके लग गया। तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी जैसे हमने एग्जांपल ली थी ना, तो एक को सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एक्सचेंज देयर आयंस, तो बनाते क्या है? बनाते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को ना हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने क्या करना है, हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है एंड टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब और दूसरे में हमने 3 ml ले लेना है बेरियम क्लोराइड। अब हमने क्या करना, इन दोनों को करना है मिक्स। मिक्स जैसे करते हैं हम देखते हैं कि रिएक्शन होती है और ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है ना वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, देखो हमने एक ले लिया सोडियम सल्फेट, दूसरा हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड। अब आयंस बनेंगे इनके। अब यहाँ पर क्या बना? दो तो बन गए सोडियम आयंस और एक बन गया सल्फेट आयन। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड के केस में क्या हुआ? एक तो बन गया बेरियम आयन और साथ में दो बन गए क्लोराइड आयन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होना है? आयंस एक्सचेंज होने हैं। यानी कि ये जो सोडियम है ना ये इसके साथ और ये जो है इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। जब ये सल्फेट और बेरियम ये दोनों इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा। जब इसी तरह से जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ आएगा तो क्या बनेगा? बन जाएगा सोडियम क्लोराइड।
बोथ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस। सोडियम और क्लोराइड इकट्ठे होकर सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। बेरियम और सल्फेट के आयंस मिलके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे। ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जिसके वाइट प्रेसिपिटेट्स जो है वो यहाँ पर हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? It is a type of chemical reaction in which two soluble salts in aqueous solution combine and one of the product is an insoluble salt called precipitate. तो यहाँ पे दो हमने जो aqueous solutions लिए थे वो कौन से लिए थे, एक लिया था सोडियम सल्फेट का, एक बेरियम क्लोराइड का, और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है वो किसका बना, बेरियम सल्फेट का। सो ये हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि इन तीनों इवेंट्स में से कोई भी इवेंट हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इससे उल्ट अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिडक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह से वो सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन हुई है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। हम जरा एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पर कितने, 1, तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट लगा देंगे 2। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे है 1 तो यहाँ पर कोफिशिएंट लगा देंगे 2। इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि मैग्नीशियम के साथ एडिशन हुई है हाइड्रोजन की, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम रिड्यूस हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो भी अमोनिया है हमारे पास, ये बना रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट 2 डाल देते हैं। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हो गए 6, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 डाल देते हैं, बैलेंस हो गई। अब हो क्या रहा है, अमोनिया से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि अमोनिया ऑक्सीडाइज हो गया। एक हमने और भी इवेंट यहाँ पर मेंशन किया था कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके अकॉर्डिंगली कैसे हमने देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। सपोज कर लो कि हमारे पास रिएक्शन है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो मैग्नीशियम है ना इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और बन जाता है मैग्नीशियम का कैटायन। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है, गेन हो रहा है, बन क्या रहा है, ऑक्सीजन का एनायन बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो दोनों आयंस हैं ये कंबाइन हो रहे हैं बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मींस इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीजन की रिडक्शन भी हो रही है।
तो कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें अकेली ऑक्सीडेशन ही हो रही है। जब भी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी होगी। अगर एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। क्योंकि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन की रिडक्शन, क्योंकि इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं वही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को आगे रिड्यूस करा रहे हैं। सो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी हो रही है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक चाइना डिश ली। इस चाइना डिश के अंदर हमने 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर जो है वो डाल दिया। अब कॉपर पाउडर है तो ब्राउन कलर का ही दिखेगा ना। अब इस चाइना डिश को हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गेज रख के नीचे बर्नर जला के हीट करना है। तो अब होगी क्या रिएक्शन? द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर जो कॉपर है वो हमें थोड़ा सा काला काला सा दिखना शुरू हो जाएगा। सो ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो रिएक्शन ये हो गई कि कॉपर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अब इसी कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस जो है वो पास ऑन करें तो क्या होगा? इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, तो क्या होगा? ये जो ब्लैक कोटिंग है ये दोबारा से ब्राउन टर्न होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स हो गई। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है, और पानी जो है वो भी बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, और ओवरऑल हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।